गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भागमनी क्लासेस में पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले अध्याय को समाप्त किया था। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का ही दूसरा अध्याय। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो दूसरा अध्याय है वो है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राज्य एवं राष्ट्र की आय को जानने से पहले हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत आय क्या होता है। व्यक्तिगत आय से हम समझ लेते हैं। उसके बाद से अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई परिश्रम करता है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, जिससे उसको उसके अर्थ का अर्जन होता है, उसको आय की प्राप्ति होती है, तो वो आय उस व्यक्ति का, वो अर्थ जो है उस व्यक्ति का आय कहलाएगा। ठीक है। आइए हम आय की एक परिभाषा देखते हैं। आय जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक श्रम करता है और उस श्रम के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति परिश्रम करेगा और परिश्रम के बदले में जो उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा, चाहे वो मौद्रिक रूप में हो या वस्तु के रूप में हो, तो वो उसका पारिश्रमिक होगा। पहले जो है वस्तु के रूप में दिया जाता था। आज के युग में जो है आपको मौद्रिक रूप में दिया जाता है। भारत सरकार ने भी कुछ दिन पहले मनरेगा कार्यक्रम चलाया था, उसके माध्यम से भी अनाज बदले में दिया जाता था, लेकिन अब वो नहीं रहा। अभी फिलहाल जो है मौद्रिक स्थिति ही बनी हुई है आय की। आय की जहाँ तक बात है तो प्रति व्यक्ति आय की हम लोग चर्चा करें तो बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। इसका हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, इसे ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। और गोवा और आप हरियाणा, दिल्ली और पंजाब इस सब के अपेक्षा, चंडीगढ़ की अपेक्षा वो काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य है। या यूँ कहेंगे कि उड़ीसा के बाद पिछड़ेपन में सबसे एक नंबर स्थान जो है आता है तो वो बिहार का ही आता है। तो ऐसे में पिछड़े हुए राज्य के लिए जो आय की स्थिति है, प्रति व्यक्ति आय की स्थिति है, बहुत ही निम्न है, बहुत ही कम है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आय का अगर आकलन लेते हैं तो बिहार में बहुत ही कम हो जाता है। और ये गरीब जो है राज्य के रूप में बिहार जो है आज भी प्रचलित है और अपना अभी जो है गरीबी से वो बाहर नहीं निकल पाया है। रैगनर के अनुसार अगर हम देखें, प्रमुख अर्थशास्त्री उन्होंने जो बताया है कि गरीबी को कुचक्र के रूप में उन्होंने व्यक्त किया है। यानी कि उनका कहना है कि गरीबी एक जो है कुचक्र है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसको हम ऐसे समझें कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसके पास तो निश्चित रूप से वो अशिक्षित होगा और कभी कभी शिक्षित भी हो सकते हैं, लेकिन अगर अशिक्षित है तो वो गरीब है और गरीब है तो अशिक्षित है, ये भी हम कह सकते हैं। तो अशिक्षित है और गरीब है तो निश्चित रूप से उसकी आने वाली पीढ़ी भी, चूँकि वो आजकल इतना एजुकेशन महंगा हो गया है कि अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, तो वो भी गरीब रहेगा और उसके बच्चे भी गरीब रहेंगे। तो इस तरह से हम देखें तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी गरीब रहेगी और उसके आगे वाली भी पीढ़ी उसी तरीके से, उसी अभाव में, अर्थ के अभाव में जो है वो ना ही वो मानसिक संतुलन उसका ठीक रहेगा, शारीरिक संतुलन ठीक रहेगा, ना पौष्टिक भोजन मिल पाएगा और ना ही वो एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय रहेगी। यानी कि कुचक्र वो चलता रहेगा, गरीबी ही गरीबी को जो है जन्म देती रहेगी और उससे वो उभर करके बाहर नहीं आएगा। हालांकि एक्सेप्शन के केस में एक आध ऐसे केस आते हैं जो बहुत गरीबी से उभर करके बाहर निकल जाते हैं, वो एक्सेप्शन से अपवाद है। ठीक है। चलिए, इसके बाद एक संस्था है जो प्रति व्यक्ति आय का आकलन करती है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जो देश भर में मानक, जो आय के मानक है उसको निर्धारण करता है कि किस आधार पर जो है आय का आकलन किया जाएगा और उसी के आधार पर इसका पर कैपिटल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया जाता है। आइए हम राष्ट्रीय आय पे पहुँचते हैं। राष्ट्रीय आय की जहाँ तक बात है, वो राष्ट्रीय आय राष्ट्र भर की जो व्यक्ति हैं उनके आय को मिला करके और उसका आकलन निकाला जाता है। सीमा के अंदर कितने आय हो रहे हैं, उत्पादन से, विनिमय से, इन सभी को निकाल करके जोड़ करके तब उसके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। उसके भी बहुत सारे पहलू हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। इस फिलहाल इतना ही जाने। इसके बाद से राष्ट्रीय आय का एक परिभाषा अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आय वास्तविक राष्ट्रीय आय शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। यानी कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जितना भी उसका उपभोग किया जाएगा उत्पादित वस्तुओं का, वो उसका आय कहलाएगा। ठीक है। चलिए, इसी क्रम में
हम आपको एक और कुछ बातें बताते हैं कि राष्ट्रीय जो आय का आकलन है इसका कैसे इतिहास रहा है, थोड़ा सा उसके पीछे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जब हम लोग का देश गुलाम था तो सबसे पहले एक दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय के लिए प्रयत्न किया था। तो 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और उस आकलन के माध्यम से प्रति व्यक्ति आय का जो आकलन निकाला था उन्होंने, तो उसमें 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय का आकलन निकाला था। ठीक है, उन्होंने इसकी चर्चा जो है अपने एक पुस्तक है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें इसकी चर्चा भी की है। उसी के माध्यम से आंकड़ा भी हम लोगों के पास पहुंचा है। उसके बाद आज़ादी के पहले ही 1925 और 29 के बीच में डॉक्टर BKV राव ने एक राष्ट्रीय आय का आकलन किया था जो काफ़ी सर्वाधिक प्रचलित रही और ही बहुत ही सारे मानक तौर तरीकों को उन्होंने उसका आकलन निकाला था। उसके बाद से आया 1948 और 49 के बीच में प्रोफेसर PC महालनोबिस के माध्यम से जो निकाला गया था राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था एक समिति के माध्यम से। पहले कोई संस्था नहीं था निकालने के लिए जो उसका निरंतर जो है उसका निकालते रहे आंकड़ा। कोई समिति गठित होती थी, कभी कभी जब लोगों को इसका जरूरत महसूस होता था अपनी स्थिति को जांचने के लिए तो समिति गठित होती थी और उस गठित समिति के माध्यम से उसका आंकड़ा निकाला जाता था। तो आप देख रहे हैं कि 25 के बाद 25-29 के बाद 48-49 के बीच में एक समिति गठित की गई जिसका निर्देशन प्रोफेसर PC महालनोबिस महोदय ने किया और उन्होंने जो राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निकाला उस पर PCI जो निकल के आया, पर कैपिटल इनकम जो निकल के आया वो 246 रुपये 90 पैसे के आसपास में आया था। उसके बाद से जो ये लास्ट आप समिति की जहाँ तक उन्होंने बात की थी तो समिति ये लास्ट रहा। इसके बाद एक संस्था का गठन कर लिया गया जो निरंतर जो है एक निश्चित समय अंतराल पर राष्ट्रीय आय का आकलन करते रहता है। उस संस्था का नाम है CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है जो वो क्या करता है हमेशा इसका जो है वार्षिक प्रकाशन जो है निकालते रहता है, आंकड़ा इसका बनाते रहता है। अभी हम लोगों ने उसके बाद से देखिए अभी हम राष्ट्रीय आय के बाद हम चाहते हैं तो प्रोफेसर केन्स हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा बहुत सारे महोदयों ने दी है, अर्थशास्त्रियों ने दिया है, लेकिन उसमें प्रोफेसर फिशर और प्रोफेसर मार्शल और रैगनर इस सब महोदय ने दिया है उसमें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा आके निकल के आती है वो प्रोफेसर केन्स महोदय का है, जिसके माध्यम से उन्होंने एक सूत्र का निर्धारण किया था कि y = C + I, जिसमें उन्होंने y को राष्ट्रीय आय माना था, नेशनल इनकम माना था, और C को उपभोग व्यय माना था, कंज्यूम, और इसको जो है इन्वेस्टमेंट विनियोग माना था आय को। तो उनका कहना है, उनके अनुसार मानना है कि अगर राष्ट्रीय आय निकालना है तो उपभोग व्यय को और विनिमय व्यय को अगर हम जोड़ दें तो हमारा जो है राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है उसको हम किन मानक तरीकों पर निकालते हैं, किन मानक आयामों के आधार पर हम निकालेंगे, इसको हम लोग आते हैं चर्चा करते हैं। किस मानक आयाम के आधार पर हम जो राष्ट्रीय आय की राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। इसमें 3 मानक आयाम आते हैं। पहला आयाम है सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद को अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं। एक देश की सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में देश का जो वित्तीय वर्ष होता है, जैसे हमारे देश का है आपको वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, तो वैसे ही एक वित्तीय वर्ष में एक देश के सीमा के अंतर्गत जितने भी उत्पादन होते हैं उन सभी और सेवाओं का जो उत्पादन और सेवाओं का जो योग होता है, मौद्रिक मूल्य होता है, उसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें देश के सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी उत्पादन एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के साथ साथ देश के बाहर, सीमा के बाहर जो व्यक्ति रह रहे हैं और वो आय करके हमारे देश की सीमा के अंदर ही विकास करा रहे हैं, यानी कि विदेशी
आय से भी जो हमारे देश की सीमा में विकास हो रहा है, सीमा के अंदर विकास हो रहा है, उस आय को भी जोड़ लेते हैं। और साथ ही साथ कुछ विदेशी हमारे यहाँ आकर के काम कर रहे हैं अगर, और वो काम करके फिर अपने देश में लेके जा रहे हैं, हमारे यहाँ से अपनी आय को लेके जा रहे हैं, तो उसको घटा देने के बाद जो आय बचता है, मतलब विदेशियों से जो हमारे यहाँ आय निकल के चला जाता है और हम जाके विदेश में जो कमा के लेके आते हैं उसको जोड़ करके, और विदेशी जो लेके चले जाते हैं उसको घटा करके जो हमारा उसके बाद का जो टोटल आय बचता है वो कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। इसके बाद आते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में, नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। अभी हमने जो परिभाषा देखा है कि एक देश के सीमा के अंतर्गत रह करके हम जितने भी उत्पादन और सेवाएं हैं उनके मौद्रिक मूल्य का जो हम उपयोग करते हैं, जोड़ते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़े जाते हैं, उनमें हमारे कुछ न कुछ जो है खर्च आते हैं। अगर उन खर्चों को हम निकाल दें, जैसे मान लीजिए कच्चे माल पे जो खर्च होता है वो हो गया, या घिसावट हो गया, या फिर टैक्स के रूप में खर्च हुआ, या फिर परिवहन के रूप में खर्च हुआ, या पारिश्रमिक देना पड़ा, इस तरह के जो भी खर्चे हैं उन सभी खर्चों को निकालने के बाद अगर जो नेट जो कुल आय होता है उस आय को हम शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट आता है, आप हम लोग पिछले अध्याय में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। तो पर कैपिटल इनकम बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, यानी कि एक राष्ट्र में जितने भी एक साल के अंतर्गत यानी कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आय हो रहे हैं, उन सभी आयों में अगर देश की कुल जनसंख्या से भाग हम लगा दें तो हमारा पर कैपिटल इनकम निकल जाएगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, दोस्तों को बताओ। और अगले वीडियो में हम लोग आएंगे इसी से संबंधित अगला वीडियो लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।